स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो श्रृंखला के दूसरे वीडियो में, जहां हम उत्पत्ति, इतिहास और रुपये पैसे की कहानी देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने बातों को, चीज़ों को बहुत ही सतही स्तर पर देखा था, जो हमारे पूरे बिटकॉइन श्रृंखला से संबंधित था। और इस वीडियो में हम उसके एक खंड के बारे में और अधिक गहराई से जानने का, समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हम एक बहुत ही जाना पहचाना, बहुत ही परिचित कहते हैं कि कथन है, जो कभी कभी हम कहते हैं या लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो आखिर ये रुपया इतना बड़ा हुआ कैसे, इसे ही हम जानने का, समझने का प्रयास करेंगे। हम देखेंगे इसकी शुरुआत किस प्रकार से हुई और किस किस रूप में रहा और किस प्रकार से ये हम तक पहुंचा है और आगे भविष्य में क्या संभावनाएं हैं। तो पैसे को जानने के क्रम में सबसे पहला सवाल आता है कि मास्टर जी, ये पैसा आखिर होता क्या है? क्या है ये पैसा जिसके बारे में हम जानना, सीखना, समझने का प्रयास कर रहे हैं? पैसा एक वैश्विक भाषा है जिसे स्थानीय सरकार और तंत्रों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह कागज, धातु और डिजिटल प्रारूपों में उपलब्ध होता है और सेवाओं और वस्तुओं के आदान प्रदान की सुविधा उपलब्ध कराता है, सुविधा प्रदान करता है। ये एक भाषा है। यदि पैसे को आपको सबसे सरल रूप में समझने का प्रयास करना है कि पैसा क्या है, तो आप इसे एक भाषा के रूप में समझ सकते हैं। ये एक ऐसी भाषा है जिसे सिर्फ एक क्षेत्र में सीमित लोग ही नहीं, लेकिन आप एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरे देश के हर एक लोग समझते हैं। शायद आप जिस क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, उस क्षेत्र में बोले जाने वाली प्रचलित भाषा भी यदि आप आपके पड़ोसी राज्य में जाएं, तो शायद वहां पे लोग आपकी बात समझ ना पाए, आपकी भाषा समझ ना पाए। लेकिन यदि आप हमारे देश के किसी भी कोने में जाते हैं, किसी भी राज्य में जाते हैं, तो वहां पे एक ऐसी भाषा है जो राज्य के सभी लोग समझ सकते हैं, जो राज्य के सभी लोग जान पाते हैं, और ये भाषा है पैसा। हालांकि ये भाषा राष्ट्रीय मानचित्र तक या सीमाओं तक सीमित नहीं है, लेकिन स्थानीय सरकार और जो स्थानीय प्राधिकरण और जो तंत्र हैं, उनके द्वारा नियंत्रित किए जाने के कारण इसे एक आकार प्रदान किया जाता है कि ये भाषा कितने क्षेत्र में मान्य है, कितने क्षेत्र में स्वीकृत है। ये नियंत्रित है, ये उनके द्वारा प्राधिकृत किया जाता है। ये अलग अलग रूप में हमारे पास उपलब्ध होता है। जैसे हमने देखा, ये कागज में हम में से अधिकांश लोग कागज के पैसे का इस्तेमाल करते हैं। धातु के रूप में भी पैसे का इस्तेमाल होता है। जैसे कि आप जानते हैं कुछ लोग कि पुराने जमाने में सोने या चांदी का भी इस्तेमाल पैसे के रूप में किया जाता था। और वर्तमान में यदि हम देखते हैं तो सिर्फ कागज के रूप में ही नहीं, लेकिन डिजिटल रूप में भी ये मौजूद है, ये उपलब्ध है, जहाँ पे आप अपने बैंक के खाते में जो भी संख्याएं देखते हैं वो डिजिटल रूप में है, डिजिट में है, सांख्यिकीय रूप में मौजूद है। इसी के अन्य रूप हम देख सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इत्यादि कई प्रकार के कार्ड हैं। ये भी पैसे का ही एक रूप है। और इन सारे प्रकार के पैसे का इस्तेमाल करके हम विनिमय या फिर व्यापार, यानी वस्तुओं के आदान प्रदान, जो आपको चाहिए वो मेरे पास कैसे मिल सकता है, जो मेरे पास है मैं वो आपको कैसे उपलब्ध कर सकता हूँ, इसके लेन देन के लिए एक माध्यम के रूप में पैसा काम करता है। तो तीन प्रमुख बात इसके परिभाषा के बारे में, ये एक नियंत्रित भाषा है। दूसरी, विभिन्न रूप में उपलब्ध है, जैसे कागज, धातु या फिर डिजिटल रूप में। और ये मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। हो सकता है कि आप मुझ पे भरोसा ना करें, लेकिन यदि आपके पास बेचने को कुछ वस्तु है और मेरे पास आपको चुकाने के लिए उचित पैसा है, तो आप जरूर वो पैसा लेकर के मुझे वो वस्तु दे देंगे। तो ये एक प्रकार से मध्यस्थ की भूमिका भी निभाता है। लेकिन पैसे को लेकर के हम इतने सारा व्यापार इत्यादि कर पाते हैं, तो इसमें एक समझने वाली बात यह है कि वस्तुओं का लेन देन हम तभी कर पाते हैं, तभी संभव है जब वस्तुओं के मोल या वस्तुओं के मूल्य में समानता हो। और इसके लिए ये जानना जरूरी है कि ये पैसा मूल्यवान बनता कैसे है। पैसे के मूल्य को समझने के लिए हमें यह समझने का जरूरत है कि किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारण कैसे होता है।
कोई भी वस्तु किस प्रकार से मूल्यवान होता है? किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारण उस पर लगने वाले समय और ऊर्जा यानी मेहनत या परिश्रम का योग, दोनों का मिश्रण और उसकी मांग कितनी ज्यादा है, इस बात के द्वारा तय होता है। जैसे गेहूं और अन्य अनाज। गेहूं के पकने और तैयार होने में तकरीबन 3 महीने का समय लगता है। तो आप एक तरह से यदि देखें तो उसका मूल्य उसी प्रकार से निर्धारण होता है। गेहूं की तुलना में यदि कोई दूसरा वस्तु है, दूसरा अनाज है जिसके तैयार होने में, जैसे कि कपास इत्यादि, अधिक समय लगता है, तो उसके दाम भी उसी प्रकार से बढ़ता है। इसके अलावा यदि आप देखें तो हमारे कई सारे लोगों के भोजन वस्तु में से चिकन यदि आप खाते हैं तो एक चिकन के तैयार होने में कितना समय लगता है, उसी के द्वारा उसका मूल्य निर्धारण होता है। लेकिन यदि आप मटन खाना चाहते हैं तो उसके तैयार होने में अधिक समय लगता है, इसलिए उसका मूल्य भी अधिक है। दोनों ही वस्तु के मांग काफी ज्यादा है, लेकिन यदि आप देखें तो एक के तैयार होने में कम और दूसरे के तैयार होने में अधिक समय लगता है, और ये उस वस्तु के मूल्य को निर्धारित करता है। या एक और उदाहरण आप ये समझ सकते हैं कि मोटरसाइकिल और कार के दाम में भी इसी प्रकार से फर्क होता है। एक मोटरसाइकिल के निर्माण में समय, ऊर्जा कम लगती है, उसकी तुलना में एक कार के निर्माण में अधिक समय और अधिक ऊर्जा और अधिक वस्तुओं की जरूरत होती है, इसलिए उसका दाम अधिक होता है। इस प्रकार से हम समझ पाते हैं कि किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारण कैसे होता है। तो वैसे ही पैसे का भी मूल्य निर्धारण समय और ऊर्जा को, वैसे ही पैसे का मूल्य निर्धारण में भी हमें समय और ऊर्जा के कारक को समझना होगा। जिस पैमाने में हम समय का व्यय करते हैं, समय को लगाते हैं, और जितना मेहनत और परिश्रम करते हैं, वह निर्धारण करता है कि कितना मूल्य होना चाहिए। पैसे का भी मूल्य इसी प्रकार से नियंत्रण करने वाले संस्थानों के द्वारा किया जाता है। जैसे कि भारत में हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा देखते हैं कि इसकी छपाई इत्यादि और इसका जो देख रेख होता है, देखभाल होता है, ये तय किया जाता है। यहाँ हम आलू का एक उदाहरण लेंगे। मान लीजिए कि आपके पास 1 किलो आलू है, मेरे पास आपको देने के लिए 20 रुपए का नोट है। क्या आप अपने 1 किलो आलू मुझे 20 रुपए के नोट के लिए देना चाहेंगे? हाँ या नहीं आप सोच सकते हैं। लेकिन आपने साथ ही साथ और ऐसे नोट भी देखे होंगे। यदि आप में से कुछ लोगों ने व्यापार का खेल खेला है तो आपने देखा होगा कि उसमें कई सारे नोट होते हैं, बड़े आंकड़े के नोट होते हैं। अब इस 20 रुपए के नोट के स्थान पर व्यापार का एक 5,000 रुपए का नोट है। आप में से कितने अपने 1 किलो आलू के जगह पे वो 5,000 रुपए का व्यापार के खेल का नोट लेना चाहेंगे? शायद आप नहीं लेना चाहेंगे। क्यों? आखिर दोनों तो नोट ही है। फर्क किस बात में है? एक नोट के मूल्य को क्या निर्धारित करता है और दूसरे नोट के मूल्य को क्या मूल्यहीन बनाता है, उसे मूल्य से रहित क्या बनाता है। इसे समझने के लिए हमें पैसे के अलग अन्य पहलू को देखना होगा। इससे पहले कि हम पैसे के अलग अन्य पहलुओं को और गहराई से समझें, एक दार्शनिक दृष्टिकोण भी हम इस पर डालते हैं। अरस्तु, जो कि एक बहुत ही विश्वविख्यात दार्शनिक है, वो कहते हैं कि पैसा वह गारंटी है कि भविष्य में हम वह सब कुछ पा सकेंगे जो हम चाहते हैं। एक तरह से हम कहें तो अभी की इच्छाएं नहीं, लेकिन भविष्य की भी जो हमारी इच्छाएं होंगी, जो हमारे पास नहीं है, अभी हमें मालूम नहीं है कि भविष्य में हम कौन सी वस्तु चाहेंगे, तो उसके एवज में हम जो देना चाहेंगे वो पैसे दे करके हम प्राप्त कर सकते हैं। तो पैसा
एक ऐसा गारंटी या फिर एक ऐसा प्रतिज्ञा है जो हमें भविष्य में इच्छा की जाने वाली वस्तुओं को पाने का भी क्षमता देता है। ऐसा ही एक और दृष्टिकोण इस पर यह भी है कि पैसा एक सामाजिक समझौता है, सामाजिक स्वीकृति है। ये एक सामाजिक समझौते के रूप में कार्य करता है जो आदान प्रदान को वस्तु विनिमय प्रणाली के परे पहुंचाता है। पिछले हमारे वीडियो में हमने कुछ बातों पर जिक्र चर्चा किया था कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, किस प्रकार से काम करता है और इसकी क्या सीमाएं हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली एक प्रारंभिक व्यापार का प्रणाली है, वस्तुओं के लेन देन का प्रणाली है। ये काफी सरल है पर बहुत सुगम नहीं है और इसे बड़े पैमाने में खासकर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। यदि इस्तेमाल की सीमा सिर्फ एक गांव है, ये कस्बा है या एक सीमित क्षेत्र है, शायद वहां आप इसे आजमा सकते हैं। लेकिन यदि आप एक बड़े क्षेत्र में इसे सामूहिक रूप से लागू करना चाहे तो आप इस प्रणाली यानी वस्तु विनिमय प्रणाली, जहां पे आप एक वस्तु को देते हैं और उसके एवज में दूसरी वस्तु ले लेते हैं। उदाहरण के लिए आपके 1 किलो आलू को मैंने ले लिया और आपको बदले में मैंने 1 किलो गेहूं दे दिया। ये जो प्रणाली है एक सीमित प्रणाली है और पैसे का होना हमें इस सीमित प्रणाली से परे पहुंचाता है, जहां पे हम वस्तुओं के आदान प्रदान तक ही सीमित नहीं होते हैं या फिर सिर्फ इस बात तक सीमित नहीं होते हैं कि अभी क्या चाहिए और मैं अभी क्या प्राप्त कर सकता हूं, अभी क्या दे सकता हूं, लेकिन अपने मूल्य को, अपने ऊर्जा और अपने समय को संचित करके एक अलग प्रकार के वस्तु में रखा जा सकता है जिसे भविष्य की इच्छा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेन देन में इस्तेमाल किया जा सकता है। जब हम लेन देन की बातें कर ही रहे हैं तो लेन देन के भी अलग अलग प्रकार हैं। लेन देन सरल से जटिल होते जाते हैं। जैसे कि सरल लेन देन क्या हो सकता है? सरल लेन देन हो सकता है कि आपके पास 1 किलो आलू है और मेरे पास 1 किलो गेहूं है और दोनों की हम अदला बदली करें। ये एक प्रकार का लेन देन है। हो सकता है 1 किलो आलू के जगह पे आप 1 किलो गेहूं ना लेना चाहें, लेकिन आप बदले में 1 लीटर तेल लेना चाहें, या फिर हो सकता है आप आधे लीटर तेल लेना चाहें। इस प्रकार से आप ये तय कर सकते हैं कि चीजों का आदान प्रदान किया जा सकता है। तो ये लेन देन बहुत ही प्रारंभिक और शुरुआती लेन देन है। लेकिन जैसे जैसे हमारे संपर्क का दायरा बढ़ता है वैसे वैसे लेन देन और भी जटिल होता जाता है। जैसे कि घर खरीदना, जहां पे आप सिर्फ आलू सब्जी इत्यादि नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन घर की खरीद बिक्री या फिर किसी प्रकार का निवेश आप कर रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में आप प्रारंभिक लेन देन में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तु जैसे कि गेहूं या आलू या फिर अन्य इस प्रकार के आम चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन अन्य विधियों से हो सकते हैं जो व्यक्तियों, व्यवसायों या वित्तीय संस्थानों के बीच होते हैं। जो प्रारंभिक लेन देन है वो कई मायने में 2 व्यक्तियों के बीच ही सीमित होता है, लेकिन जब अलग अलग वित्तीय संस्थान या फिर व्यवसायों के बीच लेन देन की बात हो तो शायद वहां पे ये प्रणाली बिल्कुल भी कारगर साबित ना हो और इस प्रकार से लेन देन नहीं किया जा सकता है। इसके लिए एक बेहतर विकल्प की हमें जरूरत है। आइए हम कल्पना करके देखें कि हम एक ऐसा संसार में रह रहे हैं जहां बिना पैसे का सारा कारोबार हो रहा है। हम जहां पे हैं और पैसा नहीं है, एक ऐसा दुनिया जहां पैसा है ही नहीं। आपको क्या लगता है कि व्यापार करना कितना संभव होगा आपके द्वारा? साधारण रूप से प्रतिदिन इस्तेमाल में लाए जाने वाली कितने वस्तुओं को आप ले पाएंगे या फिर अन्य इच्छुक लोगों को आप उपलब्ध कर पाएंगे? ये एक सोचने वाली सवाल है। उदाहरण, एक मोटरसाइकिल के बदले विभिन्न मात्रा में आलू का आदान प्रदान कैसे करेंगे? क्या आप करना चाहेंगे? यदि आपके पास बेचने के लिए एक मोटरसाइकिल है और मेरे पास
आलू है। तो यदि आपको 1 किलो गेहूं बेचना है तो शायद 1 किलो आलू पर्याप्त होगा। लेकिन यदि बेचने वाली वस्तु आपके पास मोटरसाइकिल है तो उसके एवज में आप कितना आलू लेंगे? और हो सकता है कि इतने आलू की आपको जरूरत भी ना हो, आवश्यकता ही ना हो, आप उसका सही रखरखाव भी ना कर सके। मुझे एक मोटरसाइकिल की आवश्यकता है, लेकिन आपके पास हजारों किलो आलू की जरूरत नहीं है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि बिना पैसे का संसार कैसा हो सकता है और पैसा हमें किस प्रकार से हमारे संसार में स्थिति के, व्यापार को, लेन देन को बनाए रखने में हमारी सहायता करता है। जब हम पैसे के लेन देन के बारे में बात कर ही रहे हैं तो पैसे के काम को भी हम देखते जाएं, इसे समझते जाएं। एक है आपका काम, जहां आपने समय और अपने ऊर्जा का इस्तेमाल करके वस्तुओं का निर्माण किया या सेवाओं का निर्माण किया जिसका आप लेन देन करते हैं। लेकिन पैसे का क्या काम है? पैसे के 3 काम हैं। सबसे पहला, मूल्य का भंडारण, मूल्य को संभाले रखने की क्षमता। एक तरह से आप इसे कह सकते हैं कि ये एक गोदाम के समान है जहां पे आप मूल्य को रखते हैं। सामान्य रूप से गोदाम में कई सारे अन्य वस्तुएं रखी जाती है, लेकिन इस गोदाम में, पैसे के गोदाम में, आप मूल्य का भंडारण करते हैं, मूल्य को संभाल के सहेज के रखते हैं। भविष्य की योजना के लिए मूल्य को संरक्षित करता है, जैसे विशेष खरीदी के लिए बचत। हो सकता है कि आज आप ऐसे पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं, जिसे आने वाले 3 साल के बाद आप एक दोपहिया वाहन के खरीदने में, या फिर हो सकता है एक घर के खरीदने में, या फिर हो सकता है एक कार के खरीदने में, जमीन का टुकड़ा खरीदने में, या फिर हो सकता है किसी इस प्रकार के भविष्य में इस्तेमाल में लाई जाने वाली चीज के लिए बचा कर रखना चाहेंगे। क्या आप कोई अन्य तरीका सोच सकते हैं कि किस प्रकार से आप उसके लिए बचाव कर सकते हैं? क्या कोई अन्य तरीके हैं? हमारे पास सबसे सुगम और सरल उपलब्ध जो माध्यम है वो पैसा है। तो पैसे का सबसे पहला काम क्या है कि ये मूल्य का भंडारण करता है, मूल्य को संभाल के रखता है। दूसरा पैसे का काम है कि ये व्यापार का माध्यम है। इसे मैं सोचता हूं कि आप सभी आसानी से समझ सकते हैं कि आप मुझे पैसा देते हैं, मैं आपको ब्रेड देता हूं और इस प्रकार से ये विनिमय या व्यापार पूरा होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली की असुविधाओं को समाप्त करता है और व्यापार को सुगम बनाता है, जैसे बिरयानी खरीदना। इन सारी चीजों को सफल बनाता है, सुगम बनाता है पैसे का हमारे पास उपलब्ध होना। तो पहला काम मूल्य का भंडारण, दूसरा काम व्यापार का माध्यम, इसके द्वारा हम आदान प्रदान करते हैं, व्यापार करते हैं। पैसे का तीसरा काम है मूल्य की इकाई के रूप में ये काम करता है। इसका मूल मतलब क्या है कि मूल्य को व्यक्त करने और तुलना करने के लिए एक सार्वभौमिक या फिर वैश्विक मानक प्रदान करता है, जैसे बाजार निर्णय निर्माण। इसका मतलब क्या है? सरल रूप से इसका मतलब आप ये समझे कि कैसे आप 2 वस्तुओं के मूल्य की तुलना करेंगे। यदि आपको बाजार में 2 खरीदने वाली वस्तु दिखती है तो आप उनके मूल्य का निर्धारण कैसे करेंगे कि किसकी कीमत कितनी होनी चाहिए? आप 2 वस्तुओं के बीच में तुलना कैसे करेंगे? तो पैसा एक मूल्य की इकाई के रूप में या मूल्य की गणना के रूप में काम करता है। जैसे समय को हम घंटे के रूप में, भार को हम वजन के रूप में, किलोग्राम इत्यादि के रूप में, द्रव्य को हम लीटर के रूप में गणना करते हैं, उसी प्रकार से मूल्य को हम पैसे के रूप में गणना करते हैं और ये उसकी इकाई है। जैसे 1 पैसा या 100 पैसा बराबर 1 रुपया, इस प्रकार से ये काम करता है। ये मूल्य या फिर इकाई है। इस प्रकार से हम 2 वस्तुओं के बीच में तुलना करके उसे समझ सकते हैं कि किस वस्तु का मोल कितना है। ये 3 पैसे के मूल काम है और मूल्य का भंडारण, विनिमय का माध्यम या फिर व्यापार का माध्यम
और मूल्य की इकाई आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है। हम जिस समय में रह रहे हैं, इस समय में पैसे के इन तीन काम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, या फिर इनके बगैर एक ऐसे अर्थव्यवस्था या जीवन का संभावना नहीं है, ऐसे समय का कल्पना नहीं किया जा सकता है। ये पैसे के तीन काम है। सबसे पहला, मूल्य का भंडारण, संभाल के रखना मूल्य को। दूसरा, व्यापार का माध्यम, चीजों के आदान प्रदान करने के लिए इसका इस्तेमाल करना। और तीसरा, दो वस्तुओं के बीच में अंतर करने का या तुलना करने का सही माध्यम, ताकि आप बाजार संबंधित निर्णय ले सकें। अब हम यहां से आगे पैसे के गुण को भी देखेंगे। क्या जरूरी है कि किसी वस्तु को पैसे के रूप में स्वीकार किया जाए? यदि हम सब ये निर्णय करें कि चॉकलेट का इस्तेमाल अब से हम करेंगे, और आपको भी चॉकलेट स्वीकृत है, मुझे भी चॉकलेट स्वीकृत है, और हम सबको चॉकलेट स्वीकृत है, तो हम चॉकलेट को भी पैसे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सचमुच क्या चॉकलेट को पैसे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? मैं जानता हूं आपका उत्तर है नहीं। पर क्या है जो चॉकलेट को पैसे के रूप में इस्तेमाल करना कठिन बनाता है या नामुमकिन बनाता है? और दूसरी तरफ अन्य वस्तु यह है जिसे हम पैसे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो इसके 6 गुण हैं जिसे हम देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, जो पैसे का निर्माण करते हैं। सबसे पहले, पैसे के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तु ठोस होनी चाहिए, जो समय के बदलने के बावजूद इसकी स्थिरता बने रहती है, जैसे कि सोना। सोने का मोल समय के साथ बदलता नहीं है। सोने का मोल ज्यों का त्यों ही बना रहता है। यदि हम रुपए के हिसाब से उसकी तुलना करें तो समय के हिसाब से उसका मोल दरअसल में ज्यों का त्यों ही नहीं बना रहता है, बल्कि बढ़ता है। यदि हम सोने के जगह मिट्टी लें या फिर पत्थर लें या फिर ईंट लें, तो क्या समय के दौरान, लंबे समय काल के दौरान वह अपने मूल्य को बरकरार रख सकता है? शायद नहीं। वो टूट सकता है, वो बिखर सकता है, और इस प्रकार से वो पैसे के रूप में इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता है। दूसरा पैसे का गुण है विभाजनीयता या फिर विभाज्यता। विभिन्न राशि के लिए आसानी से विभाजित किया जा सकता है, जैसे कागज के नोट। आपके पास 500 रुपए हो सकते हैं, और फिर उसे 500 रुपए को छोटे आंकड़ों में विभाजित करके 100 रुपए के 5 नोट भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, या फिर 50 रुपए के 10 नोट भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उसी प्रकार से 20 या 10 या फिर सिक्कों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये विभाज्य है, और ये विभाज्य होने के बावजूद भी अपने मोल में बदलता नहीं है, इसका मूल्य बदलता नहीं है। तीसरा पैसे का गुण है पारगमनशीलता। ये पारगमनशीलता शब्द समझने में जितना कठिन है, दरअसल में उतना है नहीं। अंग्रेजी में इसके लिए शब्द है पोर्टेबिलिटी। इसका मतलब होता है कि ये आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता है, इसे परिवहन किया जा सकता है। जैसे कि क्रेडिट, या फिर और अधिक सरल भाषा में कहें तो आपके पास उपलब्ध डेबिट कार्ड है, या फिर आपके मोबाइल में इस्तेमाल किए जाने वाला यूपीआई का एप्लीकेशन है। इससे आप आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। सोच कर देखिए, पहले सिर्फ बैंक में खाते होते थे, और सिर्फ खाते के द्वारा ही उन्हें एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता था। आपको यदि पैसे कहीं लेकर के जाना है, और जहां आपको पैसे देने हैं या खर्च करने हैं, उनका खाता यदि उसी बैंक में ना हो, तो आपको बैंक के खाते में जाकर पैसे निकाल कर उसे ले जाना पड़ेगा, और फिर दूसरे जगह आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी क्रेडिट या डेबिट कार्ड के आ जाने से आपके लिए बहुत ही ये पारगमनशील बन गया है, और आपको बड़े मात्रा में, लाखों की मात्रा में पैसे ढोकर ले जाने की जरूरत नहीं है। क्रेडिट कार्ड इसे और सरल बनाता है, जो कि पैसे का ही एक रूप है। इसका तीसरा गुण है स्वीकृति, जो भुगतान के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है, जैसे भारतीय रुपया।
यदि हम लेन देन करना चाहते हैं और मैं भारतीय रुपया के जगह आपको व्यापार के खेल का नोट दूं, तो शायद आप उसे स्वीकार ना करें, क्योंकि मेरे तरफ से तो वो स्वीकृत है, लेकिन आपको वो स्वीकृत नहीं होगा। लेकिन भारतीय रुपया एक ऐसा मानक मुद्रा है जिसमें हम सब की स्वीकृति है। इस देश के पूरे नागरिक इस बात से सहमत है कि ये पैसा है और इसलिए सबके द्वारा स्वीकार किया जा सकता है और इसलिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये सभी के द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। पांचवा गुण पैसे का कि ये दुर्लभ होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि ये सीमित आपूर्ति में मौजूद हो ताकि मूल्य बनाया रखा जा सके, जैसे कि संग्रहणीय वस्त्र या वस्तु जो किसी जगह जाने पे आप खरीद कर सहेज कर रखते हैं। और कई बार इसका इस्तेमाल भविष्य में भी किया जाता है, जैसे कि आमतौर पे आप देखते हैं कि कई बार शादी इत्यादि के दौरान दुल्हन के घर से कई सारे तोहफे दुल्हन को दिए जाते हैं और कई बार बातचीत के दौरान ये कहा जाता है कि ये सारा भविष्य में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, लेकिन उस रूप में इसीलिए इसे दिया जाता है ताकि वो धन का मोल बरकरार रहे, क्योंकि यदि शायद पैसा सिर्फ दिया जाए या अन्य वस्तु दिया जाए तो शायद वो अपने मोल को बरकरार ना रख सके। लेकिन कई बार जेवरात, सोने चांदी इत्यादि का इस्तेमाल होता है जो अपने मोल को बनाए और बरकरार रखता है। ये दुर्लभ मात्रा में होता है। जितने मात्रा में जेवरात दिए जाते हैं आप उसे और अधिक नहीं बढ़ा सकते हैं। ये सीमित आपूर्ति है और अपने सीमित आपूर्ति की वजह से अपने मूल्य को बनाए रख सकता है। यदि आप उसका निर्माण करते रहें, उसे बनाते रहें और अधिकाधिक छापते रहें, तो वो दुर्लभ नहीं होगा, वो पैसे के गुण को बरकरार नहीं रख पाएगा। और पैसे का छठा और अंतिम गुण है एकरूपता। ये अद्वितीय इकाई के रूप में आदान प्रदान किया जा सकता है, जैसे तांबे के सिक्के। कहने का मतलब कि ये एक रूप है। सभी 100 रुपए के नोट एक रूप है। आप सभी, आपके पास कोई भी 100 रुपए का नोट है, उसे आप भारत के किसी भी कोने में इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका मूल्य उतना ही होगा, उसका मोल बराबर और स्वीकृत होगा। ऐसे नहीं कि 100 रुपए के यदि 5 नोट आपके पास है तो हर एक नोट का अलग अलग मोल या अलग अलग मूल्य है। नहीं, आपके लिए हर एक 100 रुपए के 5 नोट का मोल बराबर है। ये एक रूप है, ये समरूप है, सभी का मोल बराबर है। तो ये पैसे के 6 गुण हैं जो पैसे को एक पैसा बनाते हैं। ये पारगमनशील है, ये ठोस है, ये विभाजनीय है, ये पारगमनशील है, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, ये स्वीकृत है, सभी के द्वारा मान्य है, ये दुर्लभ है, इसे यूं ही बढ़ाया या छापा नहीं जा सकता है, और ये एक रूप है। हर एक 100 रुपए का मोल एक ही है, सब जगह बराबर रूप से वो स्वीकृत है। तो ये 6 गुण एक पैसे को एक पैसा बनाते हैं। अब इन प्रकार के गुण से मिलकर के किस किस प्रकार के पैसे उपलब्ध होते हैं। शायद जब आप बहुत छोटे रहे होंगे तो उस समय सिर्फ एक ही प्रकार का पैसा था, जो आपने बचपन में यदि देखा होगा तो वो सिक्के के रूप में आपको दिखा होगा। अधिकांश आपने सिक्का ही देखा होगा। फिर उसके बाद बढ़ते हुए आपने कागजी नोट देखे होंगे, जिसे फिएट या फिर घोषित मुद्रा कहा जाता है, जो सरकार के द्वारा और केंद्रीय बैंक के द्वारा घोषित होता है या फिर प्रतिनिधि के द्वारा घोषित होता है। ये सभी घोषित मुद्राएं होती है। लेकिन इसके अलावा आप देख सकते हैं कि और कई अन्य प्रकार के पैसे भी पाए जाते हैं, जैसे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड इत्यादि, या फिर सोने चांदी या फिर इस प्रकार की चीजें। लेकिन पैसा यहीं तक सीमित नहीं है, और आगे हम डिजिटल पैसा भी देख रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा, जो कि खास करके आपके बैंक खाते में दर्शाया जाता है, केंद्रीय बैंक के द्वारा घोषित डिजिटल मुद्रा जिसे सीबीडीसी कहा जाता है, स्थिर मुद्रा जिसका इस्तेमाल किया जाता है बड़े बाजारों में, और फिर एक नए प्रकार का मुद्रा है
जिसे हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं या क्रिप्टो मुद्रा कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा पैसे के इतिहास के बारे में, इसकी उत्पत्ति के बारे में, कि कैसे व्यापार के द्वारा इसकी उत्पत्ति शुरू हुई, किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के लेन देन की वजह से इसके इजाफा हुआ, इसकी वृद्धि और विकास हुआ, और जिन प्रणालियों के द्वारा व्यापार सीमित मात्रा में उपलब्ध थे, पैसे के आ जाने से व्यापार और बड़े और व्यापक पैमाने पर संभव है। इसके बाद हमने देखा कि पैसे का क्या काम है, मूल रूप से इसके 3 काम हैं। इसके बाद हमने देखा कि पैसे के होने के लिए क्या गुण होने चाहिए और पैसे वर्तमान में किस किस प्रकार में उपलब्ध है। आने वाले सप्ताह में हम पैसे के बारे में और नज़दीकी से और करीबी से जानेंगे, और तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।